हेलो गाइस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। होप सो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि मैंने देखो आज सर्च किया जेमिनाई पे कि कैन यू मेक अ शॉर्ट नोट इजी लैंग्वेज में बना दूँ एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर सेल साइकिल एंड डिवीजन पे। तो उसने वो कितना मस्त तरीके से मेरे को ये बना के दिया जेमिनाई ने। मतलब आप समझ लो यार, एआई ना इतना आगे बढ़ चुका है कि क्या ही कहने। मतलब देखो यार कितना मतलब प्रिसाइज है ये। अब देख सकते हो कितना इजीली मेरे को ये रिवाइज हो गया। और मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ, देखो शुरुआत इसने कितनी इजी तरीके से की। शुरू में बताया इसने कि 24 घंटे लेती है ह्यूमन की सेल। हाँ, 24 घंटे लेती है अपन जानते हैं। और 90 मिनट लेती है सेल ईस्ट की। ठीक है। फिर इसने चेक पॉइंट्स के बारे में बताया। तो मैं आपको बता दूँ चेक पॉइंट्स क्या होते हैं। चेक पॉइंट्स वो एरियाज होते हैं, मतलब वो चीज़ें होती है जो चेक करती है कि मान लो अपन जीवन फेज में है। तो जीवन फेज में जो सेल है उसने सफिशिएंट ग्रोथ कर ली है। देखो लिखा है कि उसने वो सफिशिएंट ग्रोथ कर ली है और डीएनए डैमेज रिपेयर भी यहाँ पे होता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है, तो उसके बाद सेल दूसरे फेज में जा सकती है। मतलब इस फेज का वो सारा काम हो गया है इस वाले फेज का। तो तभी ये चेक पॉइंट उसे वहाँ आगे जाने देगा। तो इसने देखो उसे कितनी अच्छी तरीके से लिखा है कि सेल इरिवर्सिबली कमिट्स। देखो इरिवर्सिबली कमिट्स का मतलब ये है जब जीवन से एस फेज में, जब जीवन से एस फेज में सेल जाती है तो वो फिर सेल साइकिल उसे फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि एक बार सेल अगर एस फेज में एंटर कर गई तो फिर उसे सेल साइकिल फॉलो करनी पड़ेगी। अभी हम सब जानते हैं कि जीवन फेज में सेल के पास ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो क्यूशेंट फेज में चली जाए। क्यूशेंट फेज लाइक एस फेज में, जैसे हार्ट सेल होती है हमारी, वो उसकी जो कुछ सेलें होती है वो क्यूशेंट फेज में होती है। मान लो ये सेलें हैं, ये सेल्स हैं, और ये जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रही हैं। ये जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रही है, ये सेल्स जो है वो डिवाइड कर रही है। कुछ सेल इनके पीछे होती है, वो क्यूशेंट फेज में होती है, क्यूशेंट स्टेज में होती है। ये ऐसी स्टेज होती है, सेल इसमें मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती है पर वो डिवाइड नहीं करती। वो वेट करती है कि कब ये वाली सेल की, कुछ भी हो सकता है, ये सेल डेड हो जाए, है ना, किसी वजह से डैमेज हो जाए, तो फिर इनका नंबर आता है, ये इन सेल्स की जगह ले लेती है। तो ऐसे होती है वो क्यूशेंट फेज में। तो यहाँ ऑप्शन हो गया, एक तो क्यूशेंट फेज में भी जा सकती है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है जीवन में ही कि वो सेल परमानेंट हो जाए। जैसे स्किन सेल वो परमानेंट हो जाती है और फिर वो भाई उनका रोल डिसाइड हो जाता है, शेप फिक्स हो जाती है अगर कोई सेल परमानेंट हो जाती है तो। हम ये भी जानते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि सेल इरिवर्सिबली कमिट्स टू द सेल डिवीजन प्रोसेस। फिर वो वापस नहीं आ सकती, अब वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर चुकी है। भाई एस में जाएगी, फिर G2 में, और फिर वो ऐसे घूमेगी। तो ये बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है चेक फॉर अप्रोप्रिएट सेल साइज, वही सेल ग्रोथ हुई है नहीं। एडिक्वेट एनर्जी रिजर्व फॉर डीएनए डैमेज, और जो डीएनए डैमेज हुआ है उसका रिपेयर हो चुका है क्या। एनर्जी रिजर्व्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं नहीं, यहाँ पे वो चेक हो गया, फिर वो एस फेज में चला गया। एस फेज में भी एक चेक पॉइंट होता है। एस फेज में देखो यहाँ पे G1S चेक पॉइंट बोलते हैं वैसे हम तो, पर इसने एक अलग से एस चेक पॉइंट बनाया है। उसमें इसने बताया रिपेयर ऑफ डैमेज डीएनए बिफोर डिवीजन। डिवीजन से पहले डीएनए का डैमेज होना ज़रूरी है, वरना तो भाई वही डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा। क्योंकि एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, हम सब ये जानते हैं। तो अगर वो डैमेज वाला ही डीएनए उसका ही रेप्लिकेशन हो गया तो ये तो ख़राब है ना। रेक्टिफायर एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, कोई एरर ना हो उसका ख्याल रखा जाएगा। अब अपन G2 फेज में आए, G2 फेज में भी ग्रोथ वगैरह होती है। एक चेक पॉइंट यहाँ भी है, तो उस चेक पॉइंट में लिखता है कि चेक फॉर एप्रोप्रिएट सेल साइज, साइज उसका ठीक है। प्रोटीन रिजर्व, प्रोटीन रिजर्व के बारे में अब देखो, यहीं पे जब अपन एस फेज में होते हैं तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी यहीं पे होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन हो गया, सेंट्रोसोम वगैरह ये सब, तो बहुत सारे काम एस फेज में होते हैं। बहुत सारे काम जीवन फेज में भी होते हैं, ER गोल्जी, है ना, ये सब ऑर्गेनल्स डबल वगैरह होते हैं। G2 फेज में भी अब माइटोकॉन्ड्रिया बचा, प्लास्टिड्स बचा, वो यहाँ पे डबल होते हैं। तो ये चेक पॉइंट्स चेक करते हैं कि ये सारे काम हो गए हैं, और तब यहाँ से उसको आगे पुश कर दिया जाएगा कि हाँ अब आप जा सकते हो आगे, है ना। क्रोमोसोम हैव बीन रेप्लिकेटेड, रेप्लिकेट वो हो चुका है क्या, और डीएनए में कोई डैमेज नहीं है, ये सब चेक होगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। आगे प्रोफेज, मेटा, एना, टीलो, साइटोकाइनेसिस, ये सब चीज़ें आएंगी। तो ये देखो कितना अच्छे तरीके से इसने इस चीज़ को बताया।
अब देखो ये बोल रहा है कि आगे इसने हमें समझाया है कि जो इंटरफेज होता है वो 95% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन, बिल्कुल सबसे लंबा जो है वो इंटरफेज ही होता है। देखो एम फेज के अलावा ये जो भी है इतना, ये सब इंटरफेज है। तो 95% जो टोटल टाइम का होता है वो इंटरफेस ही होता है। रेस्टिंग फेज भी इसे बोलते हैं, ठीक है। और मेटाबॉलिकली सेल बहुत एक्टिव होती है क्योंकि वो ग्रोथ कर रही होती है, यहाँ पे वो बोल रहा है। G1 फेज इसे गैप 1 फेज बोलते हैं। उसके बारे में अब देखो पूरी बातें को जो मैं बोल रहा था कि ये काम यहाँ पे होंगे वो सब ये लिखेगा। तो इसने लिखा है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन, एस फेज के बीच में और एम के बीच में, है ना। क्योंकि माइटोसिस मतलब एम फेज, भाई माइटोसिस मतलब एम फेज और डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एस फेज के बीच का गैप है G1 फेज। सेल ग्रोज एंड इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए येट, अभी डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ है। कितनी मतलब कितना अच्छे तरीके से इसने बोला है कि डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ है अभी, पर ग्रोथ हो रही है। देखो ग्रोथ तो थ्रू आउट द सेल साइकिल चलती है, ये बात भी याद रखना आप लोग। अब आती है बात एस फेज की। एस फेज के बारे में लिखता है कि सिंथेसिस डीएनए रेप्लिकेशन यहीं पे होगी ऑब्वियसली। नीट के पॉइंट से डीएनए की अमाउंट यहाँ पे डबल होती है। हाँ नीट में आता है, वो ग्राफ बना के भी वो देते हैं। तो यहाँ पे आता है 2C से 4C हो जाएगा। मान लो 2C अमाउंट एंटर की है G1 फेज में, तो वो 4C अमाउंट डबल। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं होते, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहते हैं, लेकिन उसकी अमाउंट डीएनए की डबल हो जाती है। डीएनए की अमाउंट डबल हो जाती है, नंबर डबल नहीं होते क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। नीट में कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो खेलते हैं इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल सेल्स सेंट्रियोल डबल होता है इस फेज में ही, बिल्कुल एनिमल सेल में सेंट्रियोल डबल होता है, ये भी हमेशा पता है। G2 फेज इसे गैप 2 बोलते हैं, उसमें प्रोटीन जैसे ट्यूबुलिन हो गया सिंथेसाइज होते हैं, सेल ग्रोथ तो कंटिन्यू होती है थ्रू आउट द सेल साइकिल, हमें पता है। अब ये भी बात आ गई G0 फेज की, इसे ही क्वेश्चन फेज बोलते हैं। मैं बता रहा था कि सेल डिवाइड नहीं करती फर्दर, जैसे मैं बता रहा था हार्ट सेल होती है, न्यूरॉन होते हैं, वो एग्जिट कर जाते हैं G1 से और एंटर करते हैं एक इनएक्टिव स्टेज में। देखो मेटाबॉलिकली वो एक्टिव होते हैं, ये बात याद रखना, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब वो अपना कमाल दिखाएंगे साहब। तो ये है एम फेज आ गया, फिर माइटोसिस आ गया साहब, जिसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं अगर वो माइटोसिस है तो, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन वो होती है जब वो मियोसिस होता है, क्योंकि क्रोमोसोम का जो नंबर है पेरेंट और डोटल सेल में वो सेम होता है, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। अब इसके दो खेल हैं, मतलब माइटोसिस के, एक तो कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस को डिवाइड किया जाता है। अब सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसमें सबसे पहला फेज आता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होती है, साथ में न्यूक्लियोलस, गोल्जी, ईआर डिसअपेयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप टूटनी स्टार्ट हो जाती है। हम जानते हैं, ये चीज़ भी हमने पढ़ी है, जिन्होंने पढ़ा होगा ये चैप्टर, नहीं भी पढ़ा है तो भाई देख लो, अब यही होता है। दूसरा मेटाफेज, क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे आ जाते हैं, जिसे मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। स्पिंडल फाइबर उनसे अटैच हो जाते हैं। काइनेटोकोर, देखो जैसे दो क्रोमोसोम है लाइक ये जो यहाँ जुड़े हैं इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। इन दोनों को जो जोड़े रखता है दैट इज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा निकला हुआ होता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं काइनेटोकोर। और इनसे आके ऐसे स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, ऐसे स्पिंडल फाइबर जुड़ता है। डायग्राम अच्छा नहीं दिख रहा होगा बट समझने के लिए ठीक है। बेस्ट स्टेज है क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी समझने के लिए मेटाफेज, है ना। यूं तो प्रोफेज में भी क्रोमोसोम विद 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स दिख जाता है, बट मॉर्फोलॉजी उसकी समझने के लिए जो बेस्ट फेज है वो मेटाफेज ही है। एनाफेज में उनकी स्प्लिटिंग होती है, बिल्कुल सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, है ना। सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, ये भी हमें पता है। टीलोफेज की अगर अपन बात करें तो टीलोफेज में क्रोमोसोम का डिकंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो अलग अलग जो क्रोमोसोम थे वो अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देते हैं। एनसीईआरटी लिखती है इस बात को, दे लॉस देयर इंडिविजुअलिटी, और वो एक ही बन के रह जाते हैं, एक लंबा सा थ्रेड बन जाता है जिसके अराउंड अब न्यूक्लियर एनवेलप आ जाती है ना। न्यूक्लियोलस रीअपेयर होता है, गोल्जी, ईआर, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। साइटोकाइनेसिस फिर होगी, यानी कि अब सेल डिवीजन होगा।
एनिमल में सेल फ्रो मेथड से होता है। फ्रो मेथड मतलब अंदर से ऐसे खोखला होता चला जाता है। जैसे ये सेल है तो ऐसे अंदर से खोखली होती चली जाती है, ऊपर 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, ऐसे खोखली होती चली जाती है और फिर ये जा कर के लास्ट में मिल जाता है और ये 2 अलग अलग सेल बन जाती है। एनिमल में ऐसे होता है, प्लांट में से नहीं होता है। प्लांट में चूंकि सेल वॉल है एक रिजिड स्ट्रक्चर बाहर दिखा है, देखो रिजिड सेल वॉल, एनसीईआरटी भी इस चीज़ को लिखती है। इसकी वजह से यहाँ पे फरो मेथड नहीं लगता, यहाँ पे सेल प्लेट मेथड बोलते हैं इसे, और उससे डिवीजन होता है। इनसाइड टू आउटसाइड मतलब अंदर से बाहर की तरफ, वहाँ से बाहर से अंदर की तरफ चलता है, आउटसाइड टू इनसाइड। तो ये भी नोट करने वाली बात है, आ सकता है क्वेश्चन कि कैसे डिवीजन होता है, किस में आउटसाइड से इनसाइड और किस में इनसाइड से आउटसाइड है। फिर मियोसिस की बात ये करता है साहब, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, चूंकि अगर उसमें डिप्लॉइड, वो डिप्लॉइड का ही होगा। हैप्लॉइड का मियोसिस कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो डिप्लॉइड का जब मियोसिस होता है तो उससे हैप्लॉइड सेल बनती है, ये वो बोल रहा है, इसीलिए इसे रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल, बिल्कुल डिप्लॉइड सेल का ही ये हो सकता है, उन्हें मियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स। और उनसे हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। ज़्यादातर गैमेट्स बनाने के लिए अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस में, तो स्पर्म जब बनता है तो मियोसिस से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। मियोसिस की इसने स्टेजेस दिखाई हैं भाई, तो कोई इंटरफेस दिखा दिया इसने, वही G1S G2, और इंटरफेस के बाद में प्रोफेज 1 आया, ठीक है, फिर मेटाफेज 1 आया, एनाफेज 1 आया, और फिर टीलोफेज 1 आया, ठीक है। और टीलोफेज 1 आने के बाद 2 सेल्स बन गई, ये यहाँ पे हैप्लॉइड हो जाता है, ये हैप्लॉइड हो चुकी हैं दोनों सेल हैं, लाइक हैप्लॉइड हैं ये। इसके बाद जो मियोसिस 2 होता है वो सिमिलर टू माइटोसिस होता है, वो माइटोसिस की तरह ही होता है, बिल्कुल सेम जैसे माइटोसिस होता है ना, ऐसे ही होता है मियोसिस 2, बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है। अब ये 2 हैप्लॉइड सेल्स से ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी, ये 4 बन गई, 4 बन जाएंगी, तो ये मियोसिस हो रहा है। तो देखो कितना मतलब डायग्राम के थ्रू इसने अच्छे से इस चीज़ को समझा दिया, और फिर इसने इस चीज़ को लिखा भी है कि किस फेज में क्या हो रहा है। जैसे मियोसिस 1 क्रिटिकल फेजेस इसके बताए हैं इसने, जैसे प्रोफेज 1 लॉन्गेस्ट फेज है, 5 कैटेगरीज में प्रोफेज को, सॉरी मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है उसे 5 फेज में डिवाइड किया है, लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकेटीन में, डिप्लोटीन में और डायकाइनेसिस में किया है। हाँ ऑब्वियसली क्या है भाई, लेप्टोटीन में क्रोमोसोम विजिबल हो जाता है, कंडेंसेशन ही चलती है थ्रू आउट द लेप्टोटीन, ये एनसीईआरटी भी लिखती है। जाइगोटीन में उनकी पेयरिंग होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं एक साथ, साइनेप्सिस होता है यहाँ पे, और बायवैलेंट या फिर टेट्राड बनता है। पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, 2 जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं जो आपस में बायवैलेंट और टेट्राड बन चुका है, वो आपस में ऐसे ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है ना, ये भी हम जानते हैं पैकेटिंग में। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मतलब एक इसका एक इसका, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या करते हैं, वो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करते हैं। डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स, ये जो दोनों आपस में जुड़े हैं, दोनों आपस में जो जुड़े थे, यहाँ पे कहा था ना जाइगोटीन में जो ये पेयरिंग हुई थी, जाइगोटीन में साइनेप्सिस जो हुआ था, उसका डिसोल्यूशन, उसका टूटना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड सियाज़मेटा और विजिबल। अब ये दोनों यहाँ, ये जो दोनों आपस में जुड़े हैं ना, ये एक्स शेप विजिबल होती है, मतलब ये ऐसा लगता है कि वहाँ से ऊपर से तो हट चुके हैं आपस में, लेकिन ये एक्स शेप से जुड़े हुए रह गए हैं, विजिबल हो जाती है। तो ये डिप्लोटीन में दिखती है एक्स शेप विजिबल डिप्लोटीन में दिखती है, इसे बोलते हैं सियाज़मेटा, ये इंपॉर्टेंट है लाइन। डायगाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ सियाज़मेटा। अब डायगाइनेसिस आएगी तो ये सियाज़मेटा की जो एक्स शेप यहाँ ये जो ये बनी है, इसका टर्मिनलाइजेशन होगा, ये टूटेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनेगी, और फिर आएगा एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन अटैच। जबकि माइटोसिस में क्या होता है, वहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं, वहाँ तो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते थे ना, ये था। तो ये है। अच्छा इसने डायरेक्ट एनाफेज लिखा है इसने बीच में, देखो प्रोफेज आया तो फिर मेटाफेज भी तो आना चाहिए था ना, मेटाफेज के बाद फिर एनाफेज आता ना, मेटाफेज 1 आता फिर एनाफेज आता, तो मेटाफेज में वो अरेंज हुए हैं जनरली,
मेटाफेजिक प्लेट पे, वही है होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अरेंज हुए वहाँ पे। एनाफेज में वो सेपरेट आउट हो चुके हैं, इसने बीच में एक छोड़ दिया है, शायद शॉर्ट करने के लिए छोड़ा है मे बी। क्रोमैटिड तो रिमेन है लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं। मियोसिस टू एग्जैक्टली माइटोसिस जैसा है, मैं बता रहा था, इससे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनती है। अब देखो इसने की डिफरेंस यहाँ पे लिख दिए हैं। की डिफरेंसेस क्या है माइटोसिस और मियोसिस में? माइटोसिस में क्या है, सोमैटिक सेल नॉर्मल सेल जो होती है उनका होता है। मियोसिस जो है वो जर्म सेल का होता है गैमेटोजेनेसिस होने के लिए, यानी कि गैमीट बनने के लिए, जो हैप्लॉइड गैमीट बनता है हमारा जैसे स्पर्म वगैरह बनाने के लिए, उसके लिए होता है। डॉटर सेल 2 आइडेंटिकल बनती हैं इसमें, और इसमें 4 बनती हैं, दोनों हैप्लॉइड। यहाँ पे डिप्लॉइड होगा ऑब्वियसली, और उससे 4 हैप्लॉइड सेल बनती है। इससे 2 डिप्लॉइड से 2 डिप्लॉइड ही बनेगी, 2 हैप्लॉइड से 2 हैप्लॉइड ही बनेगी माइटोसिस से। क्रॉसिंग ओवर जैसा तो कोई खेल होता ही नहीं है इसमें। हाँ, इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है पैकेटीन में, पैकाइटीन, पैकेटीन कुछ भी बोल सकते हो, उसमें होती है ना। इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है, बाइवेलेंट टेट्राड कहाँ पे विजिबल होता है, जैसे क्वेश्चन आते हैं। पर्पस क्या है भाई, माइटोसिस जो हो रहा है उसका पर्पस क्या है? तो ग्रोथ, रिपेयर। देखो सेल साइकिल क्यों होती है, एक सेल को क्या ज़रूरत पड़ी डिवाइड करने की, क्यों वो सेल साइकिल कर रही है? देखो सेल साइकिल जब होती है, देखो एक तो डीएनए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे डीएनए पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट होने में लाखों करोड़ों साल लग गए हैं जब वो हमारे पास ऐसा आया है। अब क्या है कि उसे प्रिजर्व करके रखना है और फ्यूचर के लिए भी उसे बचाना है कि फ्यूचर सेल में भी वो जा सके, तो उसके लिए सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवाइड करती है अपने आप को, तो उसके लिए भी, तो उसके लिए सेल अपने आप को डिवाइड करती है। तो ये है ग्रोथ, ग्रोथ ऑब्वियसली होती है, और रिपेयर भी होता है। जब अपन जीवन की बात करते हैं, जीवन फेज की, तो उसमें डीएनए डैमेज रिपेयर भी होता है। मियोसिस में वेरिएशन आती है क्योंकि उसमें वो शियाज मेटा पेयर होता है ना। पैकाइटीन में जब हमने देखा था क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर से ही इवोल्यूशन आती है। 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो थे उनका जो कुछ मटेरियल है वो आपस में मर्ज हो जाता है, मिक्स एंड मर्ज, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से इवोल्यूशंस क्रिएट होती है, इवोल्यूशन, वेरिएशंस। और इवोल्यूशन तो देखो इम्पॉर्टेंट ही है, जैसे जैसे नेचर अपने आप को धीरे धीरे बदलता जाएगा तो नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा जो फिटेस्ट है, डार्विन की थ्योरी भाई। तो इवोल्यूशन तो नेसेसरी है और वो होकर रहेगा, तो ये है। और इसके साथ में देखो इसने मुझे एक बात और भी कही थी, इसने कहा वुड यू लाइक मी टू क्रिएट अ सेट ऑफ प्रैक्टिस एमसीक्यू बेस्ड ऑन दीज एनसीईआरटी पॉइंट टू टेस्ट योर प्रिपरेशन। बताइए तो कितना मतलब कितना इजी कर दिया है इसने चीज़ों को। तो गाइज इसने मुझसे कहा क्वेश्चन भी, अगर तुम चाहो तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, मैं इससे कहता हूँ यस, मेरे को क्वेश्चन भी सेंड करो तुम। तो लेट्स सी, दैट्स द स्पिरिट। हियर इज अ 10 क्वेश्चन क्विज। ओके 10 क्वेश्चन क्विज, देखते हैं अपन कर पाते हैं नहीं, जितना पढ़ा है इससे उसके बेसिस पे लेट्स होप। ओह क्विज है ये, तो ये मैंने बोला इससे यस, क्वेश्चन सेंड करो मुझे। इसने कहा था कि क्या तुम चाहते हो कोई क्वेश्चन सेंड किया जाए, मैंने कहा यस, हाँ क्वेश्चन सेंड कर दो। तो ठीक है, इसने मुझे ये एक क्विज टाइप बना के दे दिया, लेट्स सी कैसी क्विज है और अपन कितने इसे सही कर पाते हैं। होप सो ज़्यादा सही हो। इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल? किस में डीएनए डबल? वाइल द क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम। तो एस फेज में ऐसा होता है ऑब्वियसली, हम सब जानते हैं भाई, एस फेज में ही होता है ऑब्वियसली भाई, अभी तुमने पढ़ा है पीछे, एस फेज में होता है। विच स्पेसिफिक एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग पैकेटीन? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसमें लिखा नहीं था उसने, लेकिन कौन सा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है? क्या डीएनए पॉलीमरेज इम्पॉसिबल है, मतलब डीएनए पॉलीमरेज है रिस्पॉन्सिबल, या रिकॉम्बिनेज, या हेलिकेज? देखो हेलिकेज तो नहीं आता किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइगेज जो है वो आपस में चिपकाने का काम करता है, डीएनए ग्लू का काम करता है लाइगेज। जब हम बायोटेक पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में जानेंगे। डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए आता है ये, जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए को और मतलब डबल करना होता है उसकी अमाउंट को, तो डीएनए पॉलीमरेज उसमें काम आता है। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेज, इसी से ही समझ लो रिकॉम्बिनेशन हो रही है पैकेटीन में, तो इसी से समझ लो रिकॉम्बिनेज एंजाइम वो एंजाइम है ऑब्वियसली। अब देखो, ड्यूरिंग विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट डू एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड शियाज मेटा फर्स्ट बिकम विजिबल? तो कौन सी वो स्टेज है? देखो पैकेटीन
जब हम पढ़ते हैं पैकेटीन तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है पैकेटीन में, लेकिन शियाज़मेटा वहाँ पे नहीं बनता। जब पैकेटीन से अगली स्टेज आती है दैट इज़ डिप्लोटीन, तो डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है जो उन दोनों को आपस में चिपका रखा है, दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उन्हें आपस में चिपकाए हुए हैं, तो उन दोनों का क्या होता है, डिसोल्यूशन होने लगता है। तो जब एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखती है दैट इज शियाज़मेटा, और वो दिखती है कब, डिप्लोटीन में। दैट्स राइट ऑब्वियसली। अब है इफ अ सेल हैज 24 क्रोमोसोम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एट द एंड ऑफ जीवन हाउ मेनी क्रोमोसोम विल इट हैव आफ्टर एस फेज। तो देखो ये पहले ही लिखा था, यहाँ पे हम फंस सकते थे। हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में आता यार एस फेज डीएनए डबल हो गया, तो हम कहते हैं कि 24 का डबल 48, 48 हम लगा देते हैं, बट इट्स रॉन्ग, 48 नहीं होता, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर तो डबल होता ही नहीं है, क्रोमोसोम का नंबर तो वही रहता है। दैट्स वाई 24 थे ना, तो 24 ही रहेंगे यार, वो क्यों बढ़ने लगे। दैट्स राइट ऑल। Heart cell and neurons often exit the cell cycle and enter an inactive stage called G0 phase. G0 phase, हार्ट सेल हो गई, न्यूरॉन की सेल हो गई, वो अपनी बारी का वेट करती है कि देखो साहब जब हमारी बारी आएगी तो हम आ जाएंगे। भाई जो सेल, अब कुछ सेलें डिवाइड कर रही हैं और कुछ सेलें जो हैं वो एक्स्ट्राज में हैं, तो एक्स्ट्रा की जो ज़रूरत है वो कब पड़ती है, जब जो सेल डिवाइड कर रही है वो डैमेज हो जाए या डेड हो जाए, कुछ भी उनके साथ बुरा हो जाए, तो उसके बाद वो सेल उनकी जगह लेने के लिए तैयार रहती है। प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस इज अचीव्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट से होती है, चूंकि सेल वॉल है उसके बाहर रिजिड स्ट्रक्चर है, तो फरो मेथड से तो नहीं हो सकती। What is the best stage of mitosis to observe the shape and morphology of the chromosome? देखो वैसे तो प्रोफेज में भी वो स्ट्रक्चर दिख जाती है, वैसे तो प्रोफेज में भी क्रोमोसोम दिख जाता है, बट वो सही टाइम नहीं होता। एनसीईआरटी बोलती है मेटाफेज जो है वो सही टाइम होता है। इसके बाद साइनेप्सिस और द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग विच स्टेज। साइनेप्सिस और पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम तो हम जानते हैं भाई, जाइगोटीन, जाइगोट से ही समझ लो, जाइगोट एक तरीके की पेयरिंग है, तो जाइगोटीन। ड्यूरिंग एनाफेज 1 की बात कर रहा है, ऑफ मियोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन, क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, यस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर तो टीलोफेज में होगी, डीएनए रेप्लिकेशन होगी, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं, वो तो एस फेज में होती है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं, वो तो मियोसिस 2 में होगा, तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। 10वां और लास्ट क्वेश्चन अपना। हाँ भाई मैंने आपके 20 मिनट्स ले लिए और मुझे मतलब इतना इंटरेस्टिंग लगा ये मतलब जो इसने बना करके दिया, और ये क्वेश्चन भी देखो कितने कितने मतलब करेक्ट, एकदम से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन इसने आस्क किए हमसे कि हाँ हम समझ पा रहे हैं और हमारे जो है मतलब तैयारी सही से चल रही है, सही पेस पे चल रही है, तो कितना सही है यार। मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को कि जाओ यार एआई का इस्तेमाल करो अच्छे के लिए, ना कि एआई में तुम ये सर्च कर रहे हो कि लाइक इमेज बना दो मेरी, इसके साथ खड़ा हूँ मेसी के साथ, रोनाल्डो के साथ, तो वो चीज़ मत करो यार, उसकी जगह ये कर लो। बायोवेलेंट और टेट्राड्स बिकम क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ द प्रोसेस, तो बायोवेलेंट और टेट्राड किस स्टेज में दिखते हैं ये बताना है। देखो जब जाइगोटीन स्टेज आएगी, तो जाइगोटीन में दोनों मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में मिल जाएंगे, तो ऑब्वियसली बायोवेलेंट और टेट्राड जाइगोटीन में दिखे। Packaging, the four chromatid structure tetrad is most clearly visible and distinct during this stage. Okay, not quite. Pairing start here, but the tetrad structure is not yet fully distinct. अच्छा इसने कहा था clearly visible. Okay, I'm really sorry. मैं देखो गलतियाँ होती हैं guys, गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन को सही से पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसने कहा था बायोवेलेंट और टेट्राड बिकम क्लियरली विजिबल, ये सही था, जाइगोटीन में वो बन जाता है, बट द टेट्राड स्ट्रक्चर इज नॉट येट फुल्ली डिस्टिंक्ट, अभी वो फुली डिस्टिंक्ट नहीं है, फुली अलग नहीं दिख रहा है, अभी वो सही से नहीं दिख रहा है। वो कब दिखेगा, द फोर क्रोमैटिड स्ट्रक्चर टेट्राड इज मोस्ट क्लियरली विजिबल एंड डिस्टिंक्ट ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो एक ये क्लियरली विजिबल में आप मार खा गए। तो ऐसे ही एनसीईआरटी वाले भाई ऐसे ही वो नीट वाले घुमाते हैं क्वेश्चंस को, 2025 में उन्होंने यार बहुत घुमाए हैं क्वेश्चन ऐसे करके। ठीक है, अब 10 में से 9 सही के हैं, 90% एक्यूरेसी थी, 100% होती तो बहुत अच्छा लगता, बट वो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इट्स ओके, धीरे धीरे अपन कर देंगे।
तो होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही है, होप सो आपने ये पूरा देखा है। जाओ यार, क्या कर रहे हो, एआई से हेल्प लो यार।